हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? तो हम आप लोगों को प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से आपको बता रहे थे, जिसमें से मैं आपको ये चैप्टर बता रहे थे, प्रसार गतिविधियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने वाले प्रसार गतियाँ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जाने वाली प्रसार गतिविधियाँ। अभी मैं क्या बता रही हूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जाने वाली प्रसार गतिविधियाँ। तो उसमें मैंने आपको शांति निकेतन, गुड़गांव परियोजना, फिरका विकास योजना, आदर्श सेवा एवं पोहरी योजना, भारतीय समाज सेवक और पूना मतलब यहाँ तक, फिर मार्थिंडम परियोजना देखिए बता दिए। अब इसमें कितनी बची? तो एक बची भारतीय ग्राम सेवा, दूसरी बची है गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम। उसके बाद ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व वाले जो प्रसार गतिविधियां हैं खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाले प्रसार गतिविधियां, जिसमें इटावा पायलट प्रोजेक्ट, नीलखेड़ी विकास कार्यक्रम और सूर्योदय 3 है। तो देखिए आप लोग इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? तो अधिगम तथा अधिगम के सिद्धांत, फिर आता है नवाचार का अंगीकरण, अभिग्रहण एवं विसरण, ये इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका 9 चैप्टर धीरे धीरे देखिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और 9 चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब बताना आपको कि मेरा पढ़ाना आपको समझ आया है या नहीं, आप लोग हमारे पढ़ाने से संतुष्ट हैं या नहीं, तो मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि मैं रेगुलर बनी रहूं, पढ़ाते रहूं, या मैम नहीं समझ में आता, हमारा टाइम वेस्ट मत किया करिए। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। शेयर तो प्लीज़ आप लोग करिए, संख्या बढ़ाइए, बहुत कम है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग इसको देख लेना। जो मेरी जिम्मेदारी है उसे हम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए आपको मैंने क्या बता दिया है, मार्थिंडम कंप्लीट करवा दी हूँ, जो कि आपको समझ में भी आ गया। मार्थिंडम कब आई थी? तो आप बताएंगे मैम 1928 में आई थी। किसके सहयोग से आई थी? तो YMCA, जिसे कहते हैं यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से। इन्होंने सहयोग कुछ अपनी, कुछ कर सकते हैं पर्सनल, वो स्वार्थ के वजह से किया था। जैसे क्या हुआ था कि उन्होंने इनका सहयोग करने की उनकी मेन वजह क्या थी? तो क्या करना, क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था, ठीक है? और इसी वजह से ये क्या हुआ, ये जो योजना थी, इस योजना का क्या हुआ? तो इस योजना वही इसी कारण की वजह से ये योजना फ्लॉप हो गई, ठीक है? और ये आपको बता दें कि ये कहाँ चली? तो दक्षिण में चली, केरल के पास 30 किलोमीटर दूर एक तिरुवनंतपुरम लिखा है, ट्रावनकोर के पास लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण में एक मतलब वही जगह थी मार्थिंडम। वहाँ पे डॉक्टर स्पेंसर हेज, याद रखिएगा, डॉक्टर स्पेंसर हेज इसके क्या थे? प्रणेता थे। उन्हीं के अगुवाई में एक कार्यक्रम चला था। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो क्या थे? अमेरिकन कृषि विशेषज्ञ थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया? तो 5 चीज़ों पर जोर दिया उन्होंने। किस चीज़ों पे? तो आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, पहले आप कह दो मानसिक दिया, शारीरिक दिया, आध्यात्मिक दिया, आर्थिक हुआ, उसके बाद सामाजिक हुआ। तो 5 का उन्होंने क्या किया? जोरों शोरों से इस पे विकास पे उन्होंने जोर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? तो आज में पहले जितने सारे भी उद्देश्य पड़े हैं ना, वही सब इसमें भी है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस इसमें एक चीज़ नहीं है कि उन्होंने स्वयं हेल्प मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ हेल्प की भावना को पैदा करने की बात कही, उसी पे आधारित ये योजना थी। फिर ये आगे है कि योजना कैसे चली, इसमें क्या सबसे ज़्यादा मतलब किस पे सबसे ज़्यादा उपलब्धि मिली? तो जो अंडा विक्रय क्लब था उस पर इनको सबसे ज़्यादा उपलब्धि मिली। 1939 में क्या हुआ? उन्होंने एक समाज के रूप में इस विक्रय क्लब को परिवर्तित किया। उसके बाद मधुमक्खी क्लब, उसके बाद बुल क्लब्स और बहुत सारे क्लब थे, जिसको क्या हुआ, धीरे धीरे करके उपलब्धियां मिली, ठीक है? और आपको मैं बता दी किस लिए नकारा गया था। तो इसकी कुछ स्पेशल मतलब वजह थी, उस वजह के कारण इसको नकारा गया था। तो वो वजह क्या थी आपको पता है, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला क्या था? भारतीय ग्राम सेवा, इंडियन विलेज सर्विस, जो आज आपको पढ़ना है। वीडियो किसी वजह से कट गई थी, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय ग्राम सेवा, इंडियन विलेज सर्विस, जो आपको आज बताना है। भारतीय ग्राम सेवा के अग्रणी प्रणेता थे न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोसर। कौन था?
इंडियन विलेज सर्विस के जो प्रणेता थे, जो इसमें अगुवाई कर रहे थे, जो इसके मुख्य थे, तो कौन थे? तो वो न्यूयॉर्क के थे और उनका नाम क्या था? तो आर्थर टी मोसर। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि जो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले की जो योजना है ना, पूर्व की जो योजना है ना, उसमें मेन रूप से अगर किसी का योगदान है तो किसी न किसी अंग्रेज, किसी न किसी ब्रिटिश का योगदान है। जो उनकी अगुवाई में कार्यक्रम जो चले हैं, योजनाएं बनी, वो उनकी अगुवाई में ही बनी। उसकी वजह भी ये थी कि जो वो क्या कहते हैं, जो वो सूखा पड़ा था, जो अकाल आया था, उसमें जब भारतीय भूखे मरने लगे तो उनकी आंखें खुली कि भाई इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे योजनाएं चलाई जिसका क्या हुआ, हमारे ऊपर असर पड़ा, हम जागरूक हुए और जो चीज़ हमको नहीं पसंद आई हमने उसको सिरे से नकार दिया कि भाई हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं करना है। तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा कि मतलब अंग्रेज इसमें ज़्यादा भूमिका अदा किए हैं। भारतीय ग्राम सेवा के अग्रणी प्रणेता थे न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोसर तथा भारत के व्यापारी CVN गुप्ता, जो अमेरिका में जाकर बस गए थे। किस योजना की बात हो रही? तो भारतीय ग्राम सेवा योजना की बात हो रही है। इनके प्रणेता या इसके प्रमुख कौन थे? तो आप बताएंगे कि न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर डी मोसर तथा भारत के एक व्यापारी थे जो अमेरिका में जाकर बस गए थे, उनका नाम था CVN गुप्ता। उन्होंने ही इस कार्यक्रम को क्या किया था? अगुवाई की थी। उन्होंने सन 1945 में भारतीय ग्राम सेवा GVS, भारतीय ग्रामीण विलेज सर्विस, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो GVS कहते हैं, ठीक है, की स्थापना की। इस संगठन की शाखाएं लखनऊ तथा एटा UP में स्थित थी। लखनऊ कहाँ पे है? आपको पता है ना, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ, उससे लगा हुआ एटा है, तो यूपी में स्थित थे। यहीं पे ये कार्यक्रम, सबसे पहली बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, वो भी कहाँ? तो लखनऊ तथा एटा में इस कार्यक्रम का मतलब इसकी शाखाएं बनी थी, ठीक है। यह संगठन अमेरिका में प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबद्ध था। आप चीज़ याद रखिएगा, ये अंग्रेज अगर कोई मतलब किसी भी कार्यक्रम के अगर मुखिया हुए, योजना बने, तो उनका एक अपना निजी स्वार्थ था। क्या था? तो पहली बात, यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इनका एक निजी स्वार्थ इसमें लगा हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं क्या दे रहा है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंध था। किसका? ये जो संगठन था, कौन सा संगठन? भारतीय ग्राम सेवा योजना चलाने में जो न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोसर तथा CVN गुप्ता ने जो मिलकर ये चलाया था, ये जो संगठन था ना, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंधित था, ठीक है, जिसमें 15 गांव के लोग लाभार्थी थे। देख लीजिए अपना कितना स्वार्थ पूरा कर रहे, कितनी बुद्धि दिमाग लगा के। उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? तो नंबर 1 पे क्या है? ग्राम जीवन को सुखद बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना। नंबर 2 था ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावना तथा संसाधनों को विकसित करना। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे आपने वो देखा था योजना, फिरका योजना, तो उसमें क्या था? मितव्ययिता लाना था। और एक चीज और था, जब आपने ये पोहरी योजना देखी थी तो उसमें था ना कि वो वहीं पे ये काम करना चाहते थे जहाँ पे क्या था? छोटे उद्योगों को डालने का। फिरका योजना में था कि लघु उद्योग और हैंडलूम उद्योग, कुटीर उद्योग को डालने की जहाँ संभावना थी और क्षेत्र का पिछड़ापन था, उनको क्या करते थे? वो गोद लेते थे, मतलब उनको काम करने का, उसके पिछड़ेपन को दूर करने का जिम्मा उठाते थे, ठीक है। फिरका योजना में ये चीज था। ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावना तथा संसाधनों को विकसित करना। नंबर 3 ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करना, जिससे वे अपनी समस्याओं को समझ सके। जागरूकता पैदा करना, उनको अवेयर करना, उनको जगाना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों पीछे हैं, आप में ऐसी क्या कमी है कि आप पीछे रह गए, आप संसाधन से दूर हैं। तो उनके अंदर क्या थी? जागरूकता लाना। उनके अंदर क्या? वही आत्मविश्वास पैदा करना, सेल्फ हेल्प की भावना लगाना, खुद काम करो, स्थानीय परिस्थितियों में रह के उन चीजों का जो तुम्हारे अगल बगल सब चीजें हैं, उन चीजों को समझो, उनके बारे में जानो, उनके उपयोग को समझो, इत्यादि चीजें बताने के लिए इनको क्या किया गया? तो इनको जागरूक किया गया। सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना, इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जीवन को सुखद बनाना, उनको शिक्षित करना। और देखो यहाँ पे शिक्षित करेंगे तो अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, ठीक है। उनकी संभावना तो संसाधनों को विकसित करना, मतलब उनके अगल बगल स्थानीय परिस्थितियों में जो भी संभावनाएं हैं, उनके संसाधन विकसित करने के, उनको विकास करना, उनको उस चीज़ों को उनको करने के लिए जागरूक करना, उनके लिए उनको शिक्षित करना, ठीक है। और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक कार्यक्रम है तो उनका सहयोग भी प्राप्त हो, इनका उनसे सहयोग मांगा गया था, यही उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। फिर आता है गतिविधियां, उन्होंने क्या एक्टिविटीज की? तो भारतीय ग्रामीण सेवा GVS लिखा है, किसका मतलब हो गया? ग्रामीण विलेज सर्विस। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में
चलाई गई है। इस चीज याद रखिएगा, भारतीय ग्राम सेवा कहाँ चलाई गई थी, तो ये कहाँ चलाई गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। देखिए जीवीएस के नाम से है, इस चीज को भारतीय ग्रामीण सेवा आई होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, जीवीएस है। देख रहे हैं, जीवीएस विलेज सर्विस है, यहाँ पे जी लिखा हुआ, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जीवीएस के नाम से है, उत्तर प्रदेश में चलाई गई। अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो रहा था। किस चर्च की तरफ से, तो प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से। कौन से कार्यक्रम को, भारतीय ग्राम सेवा कार्यक्रम या जीवीएस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो रहा था। ठीक, आगे है, लोगों के विकास हेतु रोजगार पर बल दिया गया। लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए, अभी मैं आपको बोली ना, शिक्षित करेंगे, अवेयरनेस लाने का मतलब क्या, भैया तुम जागो, तुम समझो तुमको क्या जरूरत है, किस चीज की तुम्हारे पास कमी है, तुम क्यों पीछे हो, किन संसाधनों से दूर हो गए, जो तुम्हारे आसपास संसाधन है उन्हीं का सब लोग प्रयोग करके आगे बढ़ता है। तो आप अपने संसाधनों को, अपनी मिट्टी को, अपनी धरती को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को समझो और क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न बनो। आर्थिक रूप से संपन्न बनोगे तो आपका स्तर अच्छा होगा। आपकी जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी, शिक्षा को समझेंगी, वो पढ़ेंगी लिखेंगी। ठीक है, हर चीजों से, संसाधनों से संपन्न होंगी। ठीक, फिर आता है अनौपचारिक शिक्षा, सामूहिक वार्तालाप, व्यक्तिगत संपर्क, प्रदर्शन तथा दृश्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया गया। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब जो बधी हुई नहीं थी, जिसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं था, जिसका क्या था, टाइम टेबल नहीं था, वो खुले गगन के नीचे दी जाने वाली शिक्षा थी। ये क्या थी, डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा नहीं थी। ठीक है, ऐसी शिक्षा को क्या कहते, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग, किसी भी आयु के लोगों को दी जाने वाली ये शिक्षा थी। इसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत तो औपचारिकेतर शिक्षा के अंदर प्रौढ़ शिक्षा आती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। सामूहिक वार्तालाप मतलब ग्रुप डिस्कशन, ये सब आगे क्या है, तो टीचिंग मतलब मेथड है, शिक्षण प्रशिक्षण की विधियां, प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण जब करेंगे, ये देखिए पॉइंट, तो इसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि 20 लोग कि 30 लोग, कितने लोग सामूहिक वार्तालाप में, 2 या 2 से अधिक या 20 लोग के अंतर्गत क्या होता है, सामूहिक वार्तालाप होता है। व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है, जो पर्सनल जाके किसी से मिलना होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। प्रदर्शन क्या होता है, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, किसी चीज को दिखा के, पहले उनकी विधियों को दिखाया था कि कार्यक्रम कैसे कैसे हो रहा है। जैसे मान लो मैं एक प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे अगर ग्रामीण लोगों को प्रेशर कुकर के बारे में पहले नहीं पता था, प्रेशर कुकर की क्या मतलब खास वजह, इसकी क्या अच्छाइयाँ है, तो इसमें आपके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसमें क्या होता है कि कम संसाधन, मतलब जैसे एलपीजी अगर आप उपयोग करें तो वो भी आपका संसाधन ही है, अगर आप चूल्हे पे रखकर उसका उपयोग करें तो वो भी आपका संसाधन है। तो कम संसाधन में उसमें प्रेशर बनता है और एक सीटी देती है, कम टाइम में, कम समय, कम संसाधन में वो चीजें क्या होती है, आपको अच्छी मूल्यवान चीजें आपको मिल जाती। मूल्यवान कहने का मतलब क्या है, तो उसमें जो गुण होते हैं, जो खाद्यान्न उसमें बनाएंगे उसके जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी, जो प्रॉपर्टीज होती है उसका ह्रास नहीं होता है, वो चीजें उसमें रहती है। और अगर आप पतीली में बनाते हैं तो जब पानी में बबल बॉयल होता है, जब पानी बबल उठता है, चीजें क्या होती है, नीचे धीरे धीरे गिरती है, फेंकते जाते हैं, तो आप पोषक तत्वों का तो आपने विनाश पहले ही कर दिया। जो विटामिन बी ग्रुप की समूह के जो विटामिन होते हैं उनका ह्रास हो जाता है उसमें। ठीक है, तो व्यक्तिगत संपर्क किया गया। मैं एग्जांपल दे रही थी प्रेशर कुकर का, तो आप मतलब गए किसी गांव में, तो प्रदर्शन की बात करें तो इसमें एक क्या होता है, करके सिखाना, देख कर विश्वास करना, इसकी 2 विधियां हैं। तो आप प्रदर्शन पहले गए, आप कुकर लेके गए, तो आप कुकर लेके गए प्रेशर कुकर, तो आप उस गांव में एक दिन प्रदर्शन रखे, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, एक जगह बनाई, केंद्र स्थल, परीक्षण केंद्र स्थल बनाया, वहां पे 2-4 लोग गए, टेंट लगाया, और अगर बहुत ज्यादा सुविधा है तो गांव भर माइक से बता दिए कि भाई एक नई खाद्यान्न खाना बनाने की एक नया बर्तन आया है, जिसमें आपको क्या कम समय कम टाइम में जादू दिखाएगा और फटाक से एक सीटी लगा के आपको बुलाएगा और खाना बनके तैयार। जैसे होता है ना प्रेशर कुकर का प्रचार करते हैं हॉकिंस वाले, तो वही चीज है। तो क्या करेंगे, जब फिर गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको करके दिखाएंगे कि देखिए, ये बता रही हूँ मैं आपको, रुकिए कॉपी पे बताती हूँ। कहेंगे जैसे, देखिए बच्चा, कहेंगे कि जैसे ये कुकर है, मान लो जैसे ये क्या है, कुकर है। ठीक है, ये हो गया कुकर, ये इसकी हैंडल हो गई। ठीक है, यहाँ पे बेसल लगाते हैं ना, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी सीटी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, इसकी सीटी, मतलब ऊपर समझ जाना, ये हैंडल है, ये क्या है, इसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ पे सीटी है, यहाँ पे हल्का हल्का निकलने वाला जो बना रहता है गैस,
वो है, ठीक है। ये क्या है, इस पे जो वॉल्व लगे होते हैं वो लगे। तो आप मान लीजिए ये हॉकिंस का मान लो मैं ऐड कर रही, ठीक है, हॉकिंस का ऐड हो रहा है। तो चलो ये कुकर हो गया। तो ये आप गांव में लेके गए तो आप बताएंगे ना कि ये प्रेशर कुकर है कितने लीटर का, तो बताएंगे 5 लीटर का। पानी कितना डालेंगे, तो जितना मतलब जितना आपका मतलब आपने उसमें अनाज डाला हुआ है उससे 1 अंगुल 2 अंगुल या 1/3 1/4 ऐसे करके बताएंगे, ठीक है। इतना पानी डालिएगा, तो उसमें उतनी जरूरत है ना कि पूरा भर दीजिएगा। और जब ये बेसिल लगेगी, जब ये सीटी देगी, प्रेशर बनेगा, तो ये क्या करती है उसको मेंटेन करने के लिए मतलब सीटी ऊपर उठ जाती है ना, तो वो सीटी देगी। तो आप 1 सीटी 2 सीटी में अंदाजा लगा लेना कैसे बनता है। तो आप बना के पका के इसको हैंडल को खोलने का तरीका कि यहाँ पे एरो है, इसको टर्न करके जब यहाँ लेके आएंगे तो जब यहाँ से मोड़ेंगे तो क्या होगा, हैंडल खुल जाएगी। तो ये सब चीजें आपने उसको क्या क्या करके दिखाया, कैसे किया, करके दिखाया। जब उन्होंने इस चीज को देख लिया, कहा हाँ यार ये तो 2 मिनट के अंदर जो है कि चावल पक के तैयार हो गया, चावल कुक्ड हो गया। कितने मिनट के अंदर, तो बोलेंगे यार 2 मिनट के अंदर। हम तो बैठे भी रहते हैं, आग लगाते ही रहते हैं, उसको पकाते रहते हैं, फिर हाथ से बार बार देखते हैं पका कि नहीं पका, फिर माड़ को फेंकना पड़ता है, वो गंदगी होती है यहाँ वहाँ सब फैलता है, यार ये तो सबसे अच्छा है। तो उन्होंने देखा, उनको फिर देखा उसको, फिर किसी एक पर्सन को आपने बुला लिया, आओ भैया आप आओ इसको खुद करके देखो। तो फिर उसको बताया देखो ऐसे निकालो, जैसे वो सीख लिया। तो वो गांव का खुद का पर्सन है ना, गांव ग्रामीणों का सदस्य है ना, जब वो इस चीज को बताएगा कि हाँ ये अच्छा है, तो ग्रामीण वाले ज्यादा विश्वास करेंगे। ये चीज क्या होता है, इनका एक फैक्ट है, क्योंकि क्या इनके बीच से वो उठ के गया है, तो उनकी बातों को ये ज्यादा मानेंगे। तो उस आदमी को बुलाया कि लो आप करके देखो। फिर उसने ऐसे खोलना सिखाया, सीटी निकाल के धुलने का तरीका बताया कि इस पे कुछ फंसना नहीं चाहिए। फिर वहां पे बताया सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, ये क्या अगर फट जाएगा अगर आप इसमें प्रेशर बना देंगे, अधिक से ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, सफाई नहीं करेंगे, सारी चीजें उन्होंने बता दी इसकी, ठीक है। कितने 121 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना होता है, कुकर पकता है, मतलब इसमें प्रेशर बनता है, ठीक है। तो आपने बता दिया सारी चीज। जब वो आदमी इस काम को किया तो कहा हाँ यार ये बढ़िया है, ठीक है। तो गांव वाले क्या हुआ, लर्निंग बाय डूइंग, देख कर सीखे। और जब वो करके मतलब बता दिए, देख कर उनको विश्वास हो गया, उसका असर क्या हुआ, लॉन्ग टाइम तक उन पर बड़ा रहेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया। कहाँ गया, दृश्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया, जैसे देख कर क्या कहते हैं यार, पोस्टर लगाए गए, पैम्पलेट दिखाए गए, बुकलेट दिखाई गई, बुकलेट आती है ना इन सब चीजों का, इन चीजों को दिखाया गया। पोस्टर जगह जगह से आपको मतलब अपने मल मूत्र त्याग करने हैं तो आपको कहाँ जाना, तो आपको टॉयलेट बनवाना, लैट्रिन बनवाना ही बनवाना। ऐसे देखिए गांव में ना लगे रहते हैं। आपने गांव में अगर आसपास ध्यान देंगे तो अब जो ये स्वच्छता अभियान के अंदर जो ये टॉयलेट वाला आया है उसको क्या नाम देते हैं, कुछ है लज्जागृह करके क्या, तो उस टॉयलेट के बाहर ना वो ऐड भी लिखा हुआ है, सफाई करना, यूज करना। तो वो सब चीजें उनको अगर बताएंगे, उस पोस्टर लगाएंगे। पोस्टर का फायदा क्या होता है, जैसे जो लिखित सामग्रियां होती हैं उनको वही पढ़ पाएंगे जो शिक्षित होंगे, लेकिन पोस्टर में क्या होता है, कम से कम 5 उसमें मतलब वाक्यों का चीज लिखा होता है उस पर, ठीक है, टाइटल होता है, और उसमें पोस्टर में चित्र भी होता है, उस लेखन के साथ क्या होता है, चित्र भी होता है, कम से कम 3 रंगों का प्रयोग होता है। आउटर इधर क्या होता है, लेआउट बनाया जाता है। तो जो पढ़ने वाला उसी को पढ़ लेगा, लेकिन जो देखने वाला है उस पोस्टर से अंदाजा लगा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, इन क्या क्या शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया गया। मैं एक दिन में एक ही टॉपिक खत्म कर पाती हूँ, इस चीज का मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सोचती मैं ऐसा समझा दूं कि आप लोग को क्या वो आजीवन याद हो जाए, वो चीज आप लोग को भूले नहीं। मैं चाहती तो फटाफट पढ़ा के एक दिन में चैप्टर खत्म कर देती, लेकिन मैं खत्म ही नहीं कर पाती क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। लोगों में विकास की प्रति चेतना, मतलब क्या हुआ, जागरूकता वो जागे, ठीक है, ताकि लोक नृत्य, संगीत, नाटक, क्षेत्र भ्रमण आदि माध्यमों से लोगों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। आपने फिरका योजना पढ़ा था तो उसमें दिया था ना, सबसे पहले शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया गया, लोक नृत्य, नाटक इत्यादि के द्वारा उनको क्या मितव्ययिता करना सिखाया गया। तो यहाँ भी उन्हीं चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। और क्या व्याप्त समाज में कुरीतियां व्याप्त है, मतलब कह सकते कि बड़ी जात, छोटी जात, छुआ छूत, कम उम्र में शादी करना, बाल विवाह, मतलब ये सब चीजों का क्या हुआ है, कुरीतियां थी समाज की। इनको दूर करने के लिए क्या किया, इनको लोक नृत्य, संगीत, नाटक ये सब चीजें क्या हुआ, दिखाई जाने लगी। ग्रामीण नेतृत्व का विकास हुआ। प्रशिक्षण के साथ ही प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन पर भी बल दिया गया, क्योंकि प्रशिक्षण तभी असरकारक होगा जब डेमोस्ट्रेशन वहां पे करके चीजें दिखाई जाएंगी, तभी उसका लॉन्ग टाइम तक उस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इससे लोगों को कार्यक्रम के प्रति
प्रति विश्वास हुआ। विश्वास हुआ ना, क्योंकि क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया उसमें भी, जब उन्होंने सीइंग बाय विलिंग देख कर उन्होंने विश्वास किया। ठीक है, 2 इसकी विधियां हैं। गांव वालों के पढ़ने के लिए किताब, पत्रिकाएं आदि की व्यवस्था की गई। किस सामग्री के अंदर? शिक्षण सामग्री के अंदर, लिखित के अंतर्गत। उसमें पिक्चर्स भी बनाए होंगे, वो समझते रहेंगे। इस कार्यक्रम में जनसंख्या, शिक्षा, परिवार कल्याण, मनोरंजन, गृह प्रबंध, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कुटीर उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया। आपको इतना समझने में कोई प्रॉब्लम? मैं एक बार इतनी चीजों को आपको पहले समराइज एक बार आपको बता देती हूँ छोटे में, शॉर्ट में। कौन सी योजना? भारतीय ग्राम सेवा योजना। कौन सी योजना? आप बोलेंगे मैम भारतीय ग्राम सेवा योजना कहाँ चली? तो बेसिकली ये चली थी यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ चली थी? तो ये उत्तर प्रदेश में चली थी। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ इसके मतलब वो बने थे, ब्रांचेस थे? तो आप बोलेंगे मैम लखनऊ एंड एटा। कहाँ? लखनऊ और कहाँ? तो एटा में। ठीक है, लखनऊ और एटा में। ठीक है, किसने चलाया था? तो एक अंग्रेजी, किसने चलाया था? अंग्रेजी प्रणेता थे, अंग्रेज थे वो। ठीक, अंग्रेज समझ जाना। क्या नाम था उनका? एक अंग्रेज थे प्लस एक भारतीय थे, लेकिन वहां की भी नागरिकता उन्होंने ले रखी थी क्योंकि वहीं रहते थे, ये बिजनेसमैन थे। तो देखो 2 लोगों ने मिलकर चलाया था। एक क्या थे? तो आप बताएंगे मिस्टर आर्थर टी मोसर। ठीक है, ये क्या थे? अंग्रेज थे। और जो हिंदू थे, अरे हिंदू करे, जो भारतीय थे वो कौन थे? तो श्री V.N. गुप्ता। ठीक है, कौन? श्री V.N. गुप्ता। ये इंडियन थे, ये क्या थे? वैसे मतलब अंग्रेज थे। ठीक है, ये दोनों लोगों ने मिलकर इसको चलाया। और इन दोनों को मिलाकर सहयोग किसका, आर्थिक रूप से सहयोग कौन कर रहा था? अच्छा, आप लोग को दिखता तो है ना, दिखता होना चाहिए यार। आर्थिक सहायता कौन दे रहा था? इनकी आर्थिक सहायता, उनकी मदद कौन कर रहा था? तो आप बोलेंगे मैम जो एक चर्च था जिसका नाम क्या था? प्रेस्बिटेरियन। क्या नाम था? प्रेस्बिटेरियन चर्च था, वही क्या कर रहे थे? इनको आर्थिक रूप से सहायता दे रहे थे। इतनी चीजें आपने समझ ली। भारतीय ग्राम सेवा योजना, इसे क्या कहते थे? इसे GVS के नाम से भी जानते थे। कहाँ चली? तो उत्तर प्रदेश में चली। उत्तर प्रदेश में इसके ब्रांचेस कहाँ थे? तो लखनऊ और एटा में थे। सहयोग कौन करा? तो एक अंग्रेज, एक इंडियन। लेकिन वो जो इंडियन था वो वहीं पे रहता था, वहां का व्यापारी हो गया था। तो इंडियन था, उसका नाम क्या था? तो श्री V.N. गुप्ता जी थे। और जो अंग्रेज थे वो क्या थे? तो मिस्टर आर्थर टी मोसर थे। इनको आर्थिक सहायता मतलब धन कहाँ से मिल रहा था? तो जो ये चर्च प्रेस्बिटेरियन, वहां से इनको क्या हो रहा था? आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। इसका उद्देश्य क्या था? इस जो ये GVS चलाया गया था, ग्रामीण भारतीय ग्राम सेवा योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो बस इतना था, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ जागरूक करना और शिक्षित करने की बात कही गई थी। प्लस देखो प्लस क्या है? सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में सहयोग देना। जो इनके कार्यक्रम थे उसमें क्या था? सहयोग देना। चाहे वो धर्म को अपना के सहयोग दो, चाहे इस कार्यक्रम को चलाने में सहयोग दो, लेकिन सहयोग दो। ठीक है, इनके वहां से जो ये प्राप्त थे, इनको ना इन्होंने धर्म चेंज करने में सबसे बड़ा इनका अंदरूनी सबसे बड़ा इनका लक्ष्य जो था ना, यही था कि क्या करें, ये हमारे धर्म को एडॉप्ट करें, माने हमारे धर्म को। ठीक है, इतनी चीजें आपने समझ ली। इन्होंने किन किन चीजों का प्रयोग किया? जो ये लोग थे जो चलाए थे, तो किन किन चीजों का? तो इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा, सामूहिक वार्तालाप, व्यक्तिगत संपर्क, प्रदर्शन, नाटक, लोक नृत्य, पोस्टर इत्यादि चीजों का प्रयोग करके मतलब हर संभव प्रयास किया ग्रामीणों के विकास करने में, उनको जागरूक करने में, उनके मन को बदलने में, उनके मस्तिष्क को बदलने में। समझ में आया? फिर आता है इसमें क्या त्रुटियां थी, पहले देख लीजिए आप लोग। त्रुटियां क्या थी इसमें? तो आप बताएंगे कि इस कार्यक्रम को ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की भांति धार्मिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा। आपको मैं बताई थी ना कि वही चीज, क्योंकि जब हम पढ़ रहे ऊपर और हमारे मन में आ गए, कहीं न कहीं इनका मेन लक्ष्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या उस टाइम के लोग बेवकूफ नहीं थे? गांव के लोग भोले जरूर है, लेकिन क्या है, उनके ऊपर चीजें बीती रहती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जो जिस परिस्थिति से गुजरा रहता है और उससे रिलेटेड अगर उसको कोई चीज दिखती है तो वो क्या होता है, अंदर ही अंदर आहत होता, उसके ऊपर उन चीजों का ना असर पड़ता है। चाहे गरीबी हो गई, चाहे भूखमरी हो गई, चाहे अशिक्षा हो गई, अगर कोई नीचे से ऊपर गया हुआ इंसान है, उसने वो चीजों को झेला है और देखा है, तो अगर
उस चीज से कोई और झेल रहा है तो उसके दिल में ना, दिल से वो अंदर से उसको आहत होता है, उसको असर पड़ता है, और ये सच है। तो ग्रामीण, सिंपल सी बात है कि वो ग्रामीण थे, भोले थे, अशिक्षित थे, लेकिन क्या थे वो भी, क्या थे, कहने का मतलब कि वो बहुत सारी कह सकते हैं कि मतलब वो चीजों से उनके अंदर मेच्योरिटी थी, परिपक्वता थी। वो क्या, वो विभिन्न परिस्थितियों से गुजरे थे, तो क्या थे वो, मतलब उन चीजों को झेले थे। तो ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ थे, उनके द्वारा जो उनको प्रताड़ित किया गया था, क्या वो भूल गए थे? वो भूले नहीं थे। वो चीज भी उनको याद थी कि दांतों से क्या कहता था, सुअर लगी चर्बी को खुलवाया था। पंडित होते थे कारतूस, जिसपे क्या मंगल पांडे ने विरोध किया। बहुत सारी क्रांतिकारी 1857 की क्रांतिकारी इसी पे डिपेंड थी। तो क्यों ऐसा सब चीजें हुई? तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये हमको समझते थे कि बहलाने फुसलाने का इनका कार्यक्रम है, ये हमारे फायदे को देख रहे, लेकिन बेजोस में भी ऐसा नहीं यार, जो पढ़ा नहीं उसको ज्ञान नहीं, जो पढ़े नहीं होते हैं। मैं नहीं कह सकती कि बस शिक्षा एक कापी किताब वाला ज्ञान ही ज्ञान होता है। ज्ञान अगर चीजों ना, ये शिक्षा हो गई, पर ज्ञान ना उसका बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक है। तो उन लोगों को ये चीजों को समझ में आता था, और वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। किस बातों से? कि इन धर्म से, उनके ऊपर अपने धर्म को लेकर वो क्या थे, बधे थे। तो वो इनको जानते थे कि ये क्या चाहते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च के सहयोग से चलाया जा रहा था, इसीलिए सामंतों तथा गांव के धनाढ्य वर्गों ने पूरी तरह से नकार दिया। भाई जो गरीब थे, वो सुविधाएं मिल रही थी, तो किसी लालच में, आज भी ये चीजें हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है फायदा उठाती है, तो वो क्या होता है कि वो चीजों उनको पकड़ ले, या उनको रोटी का या कपड़े का या उनके बच्चों के लालन पालन का उनको क्या करे, उनको जो है कि लालच दे के या उनके ऊपर मतलब उनका माइंड वॉश करके वो चीजें तो करवा सकती, पर जो हर तरह से संपन्न था उन चीजों को क्या हुआ, पूरी तरह से नकार दिया। न तो उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और न ही किसी प्रकार का सहयोग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम का जमकर विरोध भी किया। इसीलिए कार्यक्रम गरीबों तथा निराश्रितों का कार्यक्रम ही बनकर रह गया। और क्यों बनकर रह गया, मैंने आपको कारण बता दिया। अनेक ग्रामीण इस कार्यक्रम में श्रद्धा एवं विश्वास तो रखते थे, परंतु किसी तरह की सहायता नहीं करते थे। परिणामतः यह कार्यक्रम भी कुछ दिनों में क्या हो गया, ठप हो गया। और ये कार्यक्रम कब चला था, तो आप बताएंगे। ये कार्यक्रम 1945 में भारतीय ग्राम सेवा जीवीएस की स्थापना हुई थी। 1946 में फिरका योजना चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। फिरका योजना 1946 में चली थी, हाँ 1946 में। इतनी योजनाएं पढ़ा दी कि डेट ही भूल जा रहे हैं। गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम, अभी 22 मिनट हुआ है, मैं सोच रही हूँ इसको भी बता दूं, फिर ये आपका ये थोड़ा बड़ा है, अगर नहीं बता पाऊंगी चलो आधा ही तो हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ गांधी जी। राष्ट्रपिता गांधी जी, जिन्हें सारी दुनिया बापू के नाम से जानती है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मानव ही नहीं महामानव थे। इन्हें इसलिए उनको किस चीज की उपाधि मिली, तो पिता की, बापू की, इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया, ठीक है। इन्हें इस चीज का क्या मिला था, इनको ये पदवी दी थी, और किसने दी थी आप हमको बताएंगे। इनके अथक प्रयासों से ही भारत को आज़ादी मिली, और आज हम आज़ादी की उन्मुख हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे रहे हैं। यह उन्हीं महात्मा की देन है। गांधी जी ने न केवल एक वकील, राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, अपितु समाज सुधारक भी थे। समझ आया? एक वकील, एक राजनेता, मतलब क्या थे, एक लीडर के रूप में नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी के ही रूप में नहीं, एक लॉयर के ही रूप में नहीं, एक सोशल वर्कर भी थे। समझ आई बात? गांधी जी का कहना था कि भारत गांव का देश है। सही बात है, 70% जनता गांव में निवास करती है। जब तक आपका इसी पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10th में एक इंग्लिश का चैप्टर लिखा हुआ है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ये चीज याद होगा, 10th में या इंटर में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने चैप्टर इस पे लिखा हुआ है, जिन्होंने क्या कहा था कि कहते कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी राख को पूरे भारत में क्या करना, मतलब प्लेन के द्वारा पूरे मेरी राख को भारत में क्या करना, छीट देना, मतलब फैला देना, फेंक देना। भारत गांव का देश है। जब गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी, क्योंकि हमारी 70% जनता जब गांव में निवास करती है, तो जब हमारे गांव का विकास नहीं होगा तो क्या 30% हमारे शहर में उनका विकास, हमारे राष्ट्र का विकास हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इन्होंने द हरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखिएगा कि द हरिजन किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी ने लिखी है। कब लिखा था, तो 1936 में, याद रखिएगा। इन्होंने द हरिजन 1936 में लिखा। इफ द विलेज
perishes, India will be perished too. India will no more be India. Her own mission in the world will be lost. भारत को आज़ाद कराने से पहले भारत के गांव को आज़ाद कराना पड़ेगा. इन द विलेज पेरिसेस इंडिया विल बी पेरिस टू. झोपड़ियों में रहने वालों का विकास करके ही हम भारत की विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं. गांधी जी ने इस कथन को हमेशा स्मरण करना चाहिए. श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर आनंद, मानवता के बगैर विज्ञान और चरित्र के बगैर ज्ञान, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार और त्याग और बलिदान के बगैर पूजा अर्चना, ये 7 सबसे बड़े जघन्य पाप हैं. श्रम के बगैर संपदा, अगर आपके पास धन है और आपने कोई श्रम मेहनत करके नहीं प्राप्त किया है तो वो मतलब खराब है, ब्लैक मनी है. आत्मा के बगैर आनंद, अगर आपकी आत्मा नहीं सही है और आप आनंद ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिविटी की बात की है, आध्यात्मिकता की बात की है, तो उसका कोई मतलब नहीं. मानवता के बगैर विज्ञान, मतलब अगर मानवता को खो दिया और साइंस को ही आगे 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 तो उसका भी कोई मतलब नहीं है. चरित्र के बगैर ज्ञान, आप बहुत ज्ञानी है लेकिन आपके पास कोई चरित्र नाम की चीज़ नहीं है, कैरेक्टर नाम की चीज़ नहीं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है. सिद्धांत के बगैर राजनीति, मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपलों से क्या होता है, राजनीति जो ये पॉलिटिक्स है इसके भी कुछ रूल है. उन रूलों के साथ, जैसे हम कहते हैं ना हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है तो मैं इसका पालन करूँ. सेक्शन 90 जो कह सकते हैं संविधान का जो अनुच्छेद 19 कुछ और कहता है, 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करना. 19 क्या कहता है, यही कहता है ना कि मतलब जैसे आपको बोलने का अधिकार है, ये सब चीजें है ना, दैहिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब आपको अधिकार है ना. तो ये सब चीजें को, और ये सिद्धांतों पे आधारित है. बिना सिद्धांत के राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार, मतलब आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपनी मोरालिटी को खो दिया, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं ध्यान रखा, या तो बस पैसा कमाना चाहे जैसे कमाए, इस चीजों को ध्यान रखा तो वो पाप है. और त्याग और बलिदान के बगैर पूजा अर्चना, आपने कोई किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस हो, अगर आप उसको किए बिना बस दिन रात घंटी हिला रहे तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ये 7 बड़े जघन्य पाप हैं. ये किसने कहा, तो किसने कहा, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने कहा था और हमें हमेशा स्मरण याद रखने के लिए कहा था. इनकी पुस्तक का नाम क्या था, आप बोलेंगे मैम द हरिजन. कब लिखी गई, 1936 मतलब 1936 में लिखी गई. इनको महात्मा गांधी के साथ कौन सी उपाधि मिली थी, बापू की उपाधि मिली थी. ठीक है, और गांधी जी ने केवल हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई. क्या लिखा, गांधी जी ने न केवल हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई, अपितु इन्होंने हमें शोषण से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी, विलासिता से आज़ादी, सांप्रदायिकता से आज़ादी, नस्लवाद से. जैसे गोरी और काली, ये गए थे ना अफ्रीका में जहाँ भाषण देने, तो गोरी और काले, मतलब हम लोग काले की श्रेणी में आते हैं, गोरे वही वेस्टर्न लोग जो होते हैं, तो उनमें हम लोग को आज़ादी दिलाई. असत्य से आज़ादी, मतलब झूठ बोलने से, ये मतलब असत्य पे सत्य की जीत, ये सत्य और अहिंसा पे ये आधारित, मतलब इनके जो सोच थे ना, बुनियादी शिक्षा, सत्य और अहिंसा को ये मतलब भाव देते थे या उन्हीं को मानने वाले थे. ठीक है, तो इन्होंने छुआछूत से आज़ादी, विलासिता से, मतलब बहुत ज्यादा भोगवादी लाइफ नहीं जीने की बात इन्होंने कही थी. सांप्रदायिकता से आज़ादी, नस्लवाद से आज़ादी, असत्य से आज़ादी, पूंजीवादी से आज़ादी, महिलाओं को भी पर्दा प्रथा से आज़ादी. देखो पर्दा नहीं करने की बात कही थी, पर आज की जो सासू माँ लोगों सोचती कितना पर्दा कर दे. सासू माँ लोग अगर कोई देख रहा होगा तो नाराज मत होगा, लेकिन सही में बड़ा पर्दा करवाती हैं. तो क्या हुआ, पर्दा प्रथा से आज़ादी. वे वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था के तो खिलाफ थे ही. वे वर्ग आधारित मतलब वर्ग का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. वे वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था है. कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र. 4 हम मानते ना. एक को मानते कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले, एक मानते ब्रह्मा जी की भुजाओं से निकले, एक को मानते ब्रह्मा जी के पैर से. जो शुद्ध वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं उनको पैर से मानते, उनको नीच मानते, उनको नीचा समझते हैं. तो ये सब चीजें क्या हुआ, इस सब चीजों को विरोध में थे कौन, तो महात्मा गांधी जी. ठीक है, इस चीज को याद, वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था, यही बात यही करें, इनके ये खिलाफ थे. मैं इस सब चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मान लो अगर अंदर से क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप अगर इनसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकेंगे. इसके अलावा वे स्त्री और पुरुष के बीच असमानता के भी पक्षधर थे. उन्होंने इस बात को लिखा था कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर होंगी. मेरे सपनों का भारत यही है. मतलब उनका ये नहीं सोचना था कि जैसे फैक्ट्रीज में
आजकल काम करे। अब तो हर जगह पायलट, अभी कोई एक नई कोई मुस्लिम लड़की बनी है शायद कोई पायलट। अब तो हर जगह हर चीज क्या है, औरतें बराबर में मतलब काम कर रही है। कभी मतलब तो कोई कुछ रह ही नहीं गया, हर जगह बराबर पुरुषों के कंधों से कंधे मिला करके चल रही है। लेकिन यही सपना था किसका, महात्मा गांधी का सपना यही था कि हमारे सपनों का भारत वही होगा जिस दिन महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। यह गांधी जी के प्रेरणा का ही असर था कि सबसे पहले 1919 से 1922 के बीच जब असहयोग आंदोलन हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1919 में। कब तक चला था, 1922, ठीक। जो महिलाएं भी पर्दा प्रथा और दकियानूसी विचारों को त्याग कर घरों और मतलब रूढ़िवादिता को त्याग कर घरों से बाहर निकल गई, जो बहुत टाई टाई करती है ना, ऐसे रहो ऐसे रहो, ऐसे नहीं ऐसे रहो, तो ये सब क्या हुआ, ये तो हमारे हमारे सोचो देखो पता नहीं कैसे ये जो आई है मुगलों की वजह से मुझे लगता है पर्दा प्रथा रह गई। नहीं तो हमें लगता है कि तब की चीज अब ये कहाँ से आ गई मुझे समझ में नहीं आता। मैं को जब देखती हूँ, जो पहले देखिए जो हीराबेन और कौन कौन जो लोग बहुत पढ़े लिखे थी वो भी पर्दा नहीं मानती थी, और रानी लक्ष्मीबाई वगैरह को देखिए वो भी ऐसे ही दिखता, उनको भी नहीं कोई पर्दा दिखता। आज की लेडीज जो गाँव में है, ये सासू माँ लोग, वो कहाँ से पर्दा सीख ली, मैं तो समझ नहीं पाती। असहयोग आंदोलन हुआ तो महिलाएं भी पर्दा प्रथा दकियानूसी विचारों को त्याग कर घरों से बाहर निकल गई तथा आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू आदि महिला नेताओं का अभ्युदय भी इसी काल में हुआ। सन 1920 में गांधी जी ने सेवाग्राम वर्धा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1920 में गांधी जी ने सेवाग्राम वर्धा योजना भी कहते कि स्थापना कब की थी, तो 1920 में की थी। असहयोग आंदोलन कब चला था, 1919 से कब तक, 1922 तक, ठीक है। और फिर उसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का केंद्र बनाया। इनका मतलब मेन ही उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा रचनात्मक कार्य पर बल दिया। 19 या 20 या 22 प्रकार कुछ रचनात्मक कार्य है, चलिए देखेंगे भी आगे। गांधी जी सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। उन्होंने ऐसे गांव की कल्पना की थी जिसमें सभी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म के लोग मिलजुल कर क्या करें, श्रम करें तथा सम्मान पूर्वक जीवन जिए। उद्देश्य, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो आप बोलेंगे नंबर 1 लोगों में आत्मविश्वास तथा स्वावलंबन की भावना का विकास करना। नंबर 2 समाज के तिरस्कृत, दलित तथा अछूत लोगों को उनका अधिकार दिलाना। ये इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने बल दिया था, दलित और अछूत लोगों को मतलब उनका अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने अम्बेडकर साहब हुए, इन लोगों ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा इस पे काम किया। नंबर 3 था गांव के सर्वांगीण विकास तथा ग्रामीणों के कल्याण हेतु योजनाएं चलाना व देश भर में इनका क्रियान्वयन करना, मतलब चलाना उसको, ठीक है। नंबर 4 बिक्री व्यवस्थापन में बिचौलियों का अस्तित्व समाप्त करना, जो बीच में मीडिएटर होते, दलाल जिसे कहते हैं, उनको खत्म करना। नंबर 5 सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शोषण से मुक्त करना, मतलब जो समाज में पीछे हैं, जो क्या है इकोनॉमिक रूप से जो पीछे है, उनको क्या करना, इस शोषण से। शोषण किसके ऊपर, जो गरीब थे, जो निरक्षर थे, देखते नहीं आप, दिखाता टीवी में बहुत सारे पिक्चर, काम करते थे जी साहब कर दिन भर काम कराते थे, खटाते थे, थोड़ा सा अन्य या कुछ देख के उनको बहका देते थे, वही सब चीजें। आप लोग पिक्चर सीरियल देखते ही, अब तो कोई सब चीजों से दूर नहीं है। लोगों को, नंबर 6 है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, ताकि वे धनोपार्जन करके अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाएं। मतलब क्या होगा इससे, जब वो अपना मूल्य समझेंगे, जब उनको क्या जागरूक करना, उनमें स्वयं कहने सेल्फ हेल्प की भावना लाना। मतलब क्या है, वो जो गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व है ना, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, उनको अपनी उनकी वैल्यू बताना। वो जो मानव है, जो पर्सन है, ग्रामीण, वो जो निवासी, उसको उसकी वैल्यू बताना कि तुम भी, भगवान ने तुमको भी इस धरती पर कुछ करने के लिए जन्म दिया है। तुम्हारे पास भी 2 हाथ पैर है, और जो एक सक्सेस पर्सन है उसके पास भी 2 और हाथ पैर है, तुम्हारे इतना दिमाग उसको है, तो वो आज उतनी ऊपर सीढ़ी पे बैठा हुआ है और आप यहाँ क्यों है। उनको ये सब चीजों की क्या करना, जागरूक करना। तो वही चीज है कि क्या करना, तो जब वो अपना मूल्य समझेगा तो वो एक लक्ष्य बनाएगा। जब उसने अपना एक लक्ष्य बना लिया तो उसको अपने स्तर उसके ऑटोमेटिक अच्छे होने ही, और स्तर ही ऐसा चीज जिसकी क्या कहते हैं, तुलना की जाती है। आपको मैं बता देती हूँ, आपको जब मैनेजमेंट बताऊंगी तो बताऊंगी, उसमें क्या होता है, तुलना किया जाता है स्तर में। जैसे कहते हैं ना यार, मेरी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, कहते हैं ना यार, अमेरिका वालों को, जो वेस्टर्न कल्चर वाले, उनका रहन सहन का तरीका हमसे अलग है, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। तो किसमें आप उसी के स्तर में तुलना कर रहे हो ना, वो स्तर में, जो स्तर है, तो कह रहे स्टैंडर्ड, ये शब्द आ रहा है ना, लिविंग, रहन सहन का तरीका, वो जो लिविंग शब्द आ रहा है, स्टैंडर्ड जो शब्द आ रहा है, वही स्तर है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता उत्पादनों का विकेंद्रीकरण तथा आर्थिक लाभों को समान वितरण करना। मतलब कहने का जो वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो वो कोई आर्थिक लाभ अगर कोई काम करा तो उसको समान भागों में बांटना, न कि उस पर कोई पक्षताप की भावना करना। ठीक है। ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया। और प्रौढ़ शिक्षा कब चली थी? तो महात्मा गांधी के ही जन्म पर 2 अक्टूबर 1978 को प्रौढ़ शिक्षा चलाया गया था। ठीक है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा गलत परंपराओं से लोगों को छुटकारा दिलाना। नंबर 10, सांप्रदायिक एकता की भावना को सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आपने सुना है न्यूज में आता सांप्रदायिक दंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम में विवाद। सांप्रदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म इन सब चीजों से दूर होके क्या एकता, एक यूनिटी में रहो। आपको मैं होम मैनेजमेंट पढ़ाई थी तो उसमें हारमोनी पढ़ाई थी ना, जिसमें एकता पर एकता का नियम, एकता का सिद्धांत कहते हैं, प्रोसेस इन यूनिटी कहते हैं। तो क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है इसमें यूनिटी। तो वो क्या है? वही एकता है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, लेकिन हम क्या है? भारतवासी है। तो ये जो भारत, आई एम इंडियन, तो जो ये इंडियन शब्द है क्या था? हमारी एकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, हमारे पहनावे अलग, हमारे भाषा अलग, हमारी क्षेत्रीय भाषा अलग, हमारे सोचने समझने की बातें अलग, हमारे खाना खाने का मतलब हमारे खाने अलग, सब चीज अलग, सबके बाद भी हम क्या है? आई एम अ इंडियन। ठीक है। वही चीज है कि इन सब चीजों की भावना को विकसित करना उनके अंदर। नेक्स्ट नंबर, महिलाओं की दशा को सुधारने तथा उनके अधिकार दिलाने में उनकी मदद करना। द हरिजन पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है। बापू किसी उपाधि मिली थी? महात्मा गांधी को मिली थी। और क्या कहते हैं राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी ने क्या स्वप्न देखा था कि जिस दिन हमारे देश में महिलाएं मतलब मर्दों के साथ मेल फीमेल क्या पुरुष कंधा मिलाकर चलेंगी, साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी, वही मेरे सपनों का भारत होगा। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1922 तक चला। ठीक है। उन्होंने वर्धा योजना चलाई। उन्होंने वर्धा योजना कब चलाई? तो आप बताएंगे मैम 1920 में चला, और यहीं पे रचनात्मक कार्यक्रम का क्या केंद्र बनाया। ठीक है। कहां तक हो गया? किसको को महिलाओं की दशा सुधारने तथा उनके अधिकार दिलाने में उनकी मदद करना, यही इनका तो लक्ष्य था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए पर्दा प्रथा को खत्म करना चाहें। पर्दा प्रथा मतलब वही बराबर चलने की बात महात्मा गांधी ने इन चीजों पे जोर दिया। नंबर 12, कृषकों को अपने उत्पादनों को बेचने के लिए बिक्री केंद्र की स्थापना करना। जैसे मंडियां बनती ना, आप सब्जी खरीदने आते हो तो वो मंडी है। जैसे गेहूं मंडी, चावल मंडी, वहां क्या होता है चीजें ना थोड़ा क्या कहते हैं मतलब मोल भाव में मिल जाती, थोक में मिल जाती, थोड़ा कम दाम पे। तो कृषकों को, जैसे कृषक खेती तो कर लेते थे, पैदावार कर लेते थे, उन्हें यही नहीं पता था तो हम बेचे का। तो जो बिचौलिया होते थे ना वो उसका फायदा उठाते थे। वो उनसे कोई चीजें 4 रुपए 5 रुपए में लेते थे और मंडियों में ले जाके उसको 12 रुपए 20 रुपए 40 रुपए में बेचते थे। तो क्या होता था उससे उनकी मतलब इकोनॉमिकल स्थिति में क्या होते थे कम होता था। बेचारे मतलब बुद्धू तो नहीं कह सकते, भोले थे, उनको पता ही नहीं था। तो ये बिचौली फायदा उठाते, इसीलिए महात्मा गांधी ने बिचौलियों का अंत किया और इनके लिए एक मंडी बनाई कि आप खरीदने वाले और जो लेने वाला, आप में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, बीच में कोई नहीं, कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, कोई दलाल, कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या की? बिक्री केंद्र बनाया। ठीक। नेक्स्ट नंबर आता है ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करना। आपको पता है बुनियादी शिक्षा पर किसने जोर दिया? बुनियाद का मतलब क्या होता है? आधार। आप जैसे घर बनाते हो तो नींव डालते हो ना, कहते हो कि नींव पड़ रही है, वही बुनियाद है। अगर आपकी नींव ना मजबूत हो आपके घर की, तो आपका घर 4 तल्ला 5 तल्ला 4 फ्लोर से 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 5th फ्लोर 8th फ्लोर जो बड़ी बड़ी फ्लैट्स बनते हैं, बिल्डिंगें बनती, क्या वो बन पाएंगी? कभी नहीं बन पाएंगी। तो उसका क्या है? उसकी जो बुनियाद, उसकी जो नींव होती है ना, वो काफी मजबूत बनाई जाती है। इसीलिए इन्होंने ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से इन्होंने क्या किया? बुनियादी शिक्षा के माध्यम से इनका आधार मजबूत करने पर जोर दिया। आपको आगे मैं बताऊंगी इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा पर, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या बताया। ठीक है। 14 नंबर आता है ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। ये तो बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारे गांव में ये चीज नहीं है। मैंने ये चीज देखा है, अपनी आंखों से देखा, बड़ा गिल्ट फील भी होता हमको यार।
नेक्स्ट है मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों में सम्मान की भावना भरना। ठीक है, हिंदी के प्रति, अपनी भाषा क्या है, हिंदी है ना, तो इसके प्रति सम्मान की भावना भरना। सम्मान की भावना रख के क्या करेंगे यार, हर जगह आजकल तो इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। जिसको इंग्लिश आ रहा और कुछ भी ज्ञान ना हो, कोई नॉलेज ना हो, लेकिन क्या हो रहा, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो भैया बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा ज्ञानी है, इंग्लिश में बात करता है, ये ऐसे बोलते ना यार इसको इंग्लिश बोलने आता, उनका लेवल वही हाई हो जाता है। लेकिन सोचो तो अगर मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करो, कंपेयर करो ना, तो हमारी हिंदी जो है वो टफ है, वो कठिन है। उसमें आपको क्या होता है, आ पढ़ना, अ तक, क से ज्ञ तक पढ़ना, उतना आपको ABCD में वॉवेल और ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वही चीज है कि लेकिन वही होता है कि इन्होंने किस पे जोर दिया, तो हिंदी भाषा पे जोर दिया, और ये हिंदी में भाषण दिए थे। हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नंबर 16 श्रमिकों, कृषकों, लघु गृह उद्योगों, कर्मियों आदि का संगठन बनाना, मतलब श्रमिकों का संगठन बना, एक यूनिटी बनाना, कृषकों का, छोटे छोटे जो उद्योग करते थे उनकी क्या एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, किसने, महात्मा गांधी ने। शराबखोरी, नशाखोरी से मुक्त करने के लिए योजनाएं बनाए। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने। स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिलाया, आपने कई बार देखिए। अब आगे देखिए ये क्या थे, ये इनके 18 सूत्रीय कार्यक्रम थे, इस चीज को याद रखिएगा। 18 पॉइंट इनके 18 सूत्रीय कार्यक्रम थे, 18 पॉइंट प्रोग्राम, इन पे इन्होंने जोड़ दिया था। इस प्रकार गांधी जी ने, देखो यही मैं या 18 या 20 या 22 कह रही थी, ये 18 है। इस प्रकार गांधी जी ने 18 सूत्री कार्यक्रम 18 पॉइंट प्रोग्राम को चलाया। ओपी धामा के शब्दों में, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ विलेजर ही फॉर्मुलेटेड एन 18 पॉइंट प्रोग्राम विच इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, बेसिक एंड एडल्ट एजुकेशन, रूरल सैनिटेशन, upliftment of backward tribes, upliftment of women, education in public health and hygiene, organization of farmer, labor and student and so on। जितना आपने ऊपर पढ़ा वही चीजें हैं। किस चीजें उन्होंने, पिछड़े पे, उन्होंने एजुकेशन शिक्षा पे, उन्हें हेल्थ और हाइजीन पे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनिटी पर, फार्मरों के, और उन्होंने विभिन्न 18 प्रोग्राम चलाए। ठीक है, किसने कहा, ओपी धामा ने इनके शब्दों में, अपने शब्दों में कहा था। फिर क्या थी गतिविधियां, गांधी जी पूर्ण स्वराज चाहते थे। क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज, मतलब मेरा पूरा स्वराज हो, मेरा राज्य पूरा पूर्ण तरह से, मुझे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वे चाहते थे कि सभी भारतवासी सुखी रहें, अतः उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के स्वरूप को काफी व्यापक रखा। इसके अंतर्गत बहुमुखी तथा बहुपक्षीय कार्यक्रम चलाया। किसने चलाया, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी ने। रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। पूर्ण स्वराज को पे बल कौन दिया, तो महात्मा गांधी ने। 18 पॉइंट प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, वे अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण के घोर विरोधी थे। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीयों का दोहरा शोषण होता है, एक ओर तो अंग्रेज शोषण करते, दूसरी ओर भारत के सामंत और जमींदार वर्ग लोग अंधविश्वासी तथा ऊंच नीच का भेद रखते हैं। इसलिए गांधी जी ने आर्थिक विषमता को दूर करने तथा ग्रामीणों के उत्थान के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। कल मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो हो गई है 42 मिनट की। आप लोग क्या हो जाएंगे, 2 पेज का है, बताना चाहती तो बता देती, पर वीडियो लंबी हो गई है, आप लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे ना कि बहुत लंबा लंबा पढ़ाती है, आप लोग स्किप भी कर देते होगे मुझे लगता है बीच में। चलो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आए तो बता दीजिएगा मैम पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए। ठीक है, चलिए देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।